श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे उन गुणों की जो परिवार के हर सदस्य को अनिवार्यता विकसित करना चाहिए। ये गुण हैं सुदृढ़ दिनचर्या, कर्तव्य पालन, सुसंस्कृत वेशभूषा, सात्विक आहार, सुमधुर वाणी, शालीनता, आस्तिकता, स्वच्छता और सफाई, शारीरिक श्रम, समय का सदुपयोग, शिक्षा, स्वाध्याय, सेवा और सहानुभूति। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रगतिशीलता दृष्टिकोण से संबंधित है। उत्कर्ष की आकुलता ही प्रगतिशीलता है और घिसी पिटी रूढ़ियां, विकृतियों तथा प्रचलित ठर्रों में लिपटे लुढ़कते रहना ही संकीर्णता है। प्रगतिशील दृष्टिकोण के अभाव में साधन सुविधाएं पतन की ओर ले जाती हैं और अभावहीनता को जन्म देती हैं, जबकि प्रगतिशीलता पुरुषार्थ, उत्साह तथा उत्कर्ष की आकांक्षा को जन्म देती हैं। इसीलिए हर सदस्य के दृष्टिकोण को प्रगतिशील बनाने की सजगता बरती ही जानी चाहिए। प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रमाण है निर्धारित लक्ष्य के लिए वांछित योग्यता की प्राप्ति के सजग प्रयासों में प्रवृत्त रहना। ऊंचे उठने और आगे बढ़ने के लिए कहाँ, किस प्रकार क्या किया जा सकता है, यह पैना दृष्टिकोण गहरी सूझबूझ परिवार के हर सदस्य में विकसित करना उसे साधन सुलभ कराने से भी अधिक आवश्यक है। परिवार के हर व्यक्ति को मित व्ययी होना चाहिए। खर्च उतना ही करना चाहिए जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जो खर्च किया जाए बजट बनाकर खर्चा जाए। एक एक पाई का हिसाब हर सदस्य लिखे और ये देखे जो पैसा उसने खर्चा वो जीवनोत्कर्ष के लिए सदुपयोग के रूप में लगा या नहीं। फिजूल खर्ची की बुरी आदत से स्वयं बचना चाहिए और दूसरों को बचाना चाहिए। धन कमाना सरल है, पर उसका सही उपयोग कर सकना विवेकशील और दूरदर्शी लोगों के लिए ही संभव होता है। कंजूस बनना तो बुरा है। आवश्यक कामों में खर्च करना ही चाहिए, पर अपव्यय एक पाई का भी सहन न किया जाए। एक क्षण भी आलस्य प्रमाद में बर्बाद न किया जाए और हर घड़ी उपयोगी काम में लगे रहा जाए। एक पैसा भी अनुपयुक्त कामों में खर्च न करके अपने समस्त साधनों को उपयोगी सत्प्रयोजनों में लगाते रहा जाए। व्यसन, अहंकार, प्रदर्शन, शेखीखोरी या ऐसी बातों में खर्च करने पर प्रतिबंध होना चाहिए जिनसे भौतिक या आत्मिक प्रगति में कोई योगदान नहीं मिलता। मित व्यय व्यक्ति ही सदाचारी, ईमानदारी और खरा हो सकता है। जिसे फिजूल खर्ची की आदत है उसे आज नहीं तो कल अनैतिकता का पल्ला पकड़ना पड़ेगा। इसलिए फिजूल खर्ची की बुरी आदत से परिवार के हर सदस्य को बचाया जाना चाहिए। उपर्युक्त गुण यूं तो सामान्य भी है और अधिकांश व्यक्ति इन्हें जानते भी हैं, किंतु गुणों का लाभ मात्र जानने से नहीं, उनको जीवन में उतारने, अभ्यास एवं स्वभाव में लाने से ही मिलता है। गुणों का विकास, स्वभाव का परिवर्तन अनायास ही नहीं हो जाता। उसके लिए व्यवस्थित, क्रमबद्ध, सतत प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। परिवार के प्रमुख पुरुष अथवा नारी इनका समुचित महत्व समझें तथा इन्हें मूर्त रूप देना चाहें तो कोई कारण नहीं कि परिवार का हर सदस्य इनसे संपन्न न हो जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे परिवार में सुख शांति का अभाव कभी नहीं रह सकता। हर परिवार को स्नेह, सौजन्य, सद्भावना और सत् प्रवृत्तियों का अभ्यास करने की प्रयोगशाला के रूप में विकसित होना चाहिए। घर का वातावरण ऐसा बनना चाहिए जिसमें रहकर हर व्यक्ति क्रमशः अधिक सुसंस्कारी बनता चला जाए। संपन्नता के बिना काम चल सकता है, पर शालीनता के बिना तो केवल दुर्गति ही हाथ रह जाती है। बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भले ही न हो, कीमती भोजन भले ही न मिले, पर ईमानदारी, उदारता जैसे मानवोचित सद्गुणों की संपदा को अधिकाधिक मात्रा में सुसज्जित रहने का अवसर मिलना चाहिए।
इतना बन पड़े तो समझना चाहिए कि परिवार को सच्चे अर्थों में सुसंपन्न बना लिया गया है। ये भूल नहीं जाना चाहिए कि प्रगति का घोंसला छोटी छोटी आदतों के तिनकों से ही बुना जाता है। व्यवस्था बुद्धि का प्रारंभिक अभ्यास यदि घर की परंपराओं में सम्मिलित करके नहीं रखा गया है तो यह सावधानी आगे चलकर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाते समय भी आड़े आएगी और उपेक्षा वृत्ति के कारण रहने वाली छोटी छोटी असावधानियां इकट्ठी हो होकर व्यक्ति को फूहड़, निकम्मा, गंदा और असफल बनाती चली जाएंगी। घर की व्यवस्था एवं स्वच्छता प्रयोजन में घर के प्रत्येक सदस्य को स्त्री हो या पुरुष योगदान देना ही चाहिए। गृहस्थ जीवन की सुव्यवस्था के लिए धन कितना आवश्यक है ये बात सब जानते हैं। धन परिजनों की योग्यता बढ़ाने के लिए, उन्हें खुशहाल रखने, अच्छा खिलाने और अच्छा पहनाने का एकमात्र साधन है। धन के अभाव में गृहस्थी की अनेक आवश्यकताएं अधूरी रह जाती हैं। अविकसित परिवार में किसी तरह की चेतना नहीं होती, किसी तरह का आनंद नहीं होता, पर सीमित व्यवसाय, सीमित श्रम में धन भी कम ही उपलब्ध हो सकता है। समर्थ संपत्तिवान बनने के लिए समय का सदुपयोग आवश्यक है। परिवार के सब सदस्यों को श्रमशील होना चाहिए। साथ ही समय के एक एक क्षण का लाभ अपनी आर्थिक योग्यता बढ़ाने में लगाना चाहिए। छोटे छोटे कुटीर उद्योग, बागवानी, शाक उत्पादन आदि में समय लगाकर सहायक आजीविकाएं उपलब्ध हो सकती हैं। प्रारंभ में ये बातें छोटी छोटी लगती हैं, किंतु सद्गुणों के ये बीज विकसित होने पर जब अपना चमत्कार दिखाने लगते हैं तब पता पड़ता है कि उन उपेक्षित समझे जाने वाले नियमों का कितना महत्व है। गृह कार्यों में एक दूसरे का सहयोग सब करें। मिलजुल कर काम करने में वो जल्दी तो होता ही है, साथ ही खेल या मनोरंजन भी बन जाता है। इससे समता एवं सहयोग की प्रवृत्ति सुदृढ़ होती है। खाते समय यदि सब लोग मिलजुल कर साथ बैठकर खाया करें तो उससे आनंद की अभिवृद्धि ही होगी। खाने पीने की अच्छी चीजों में अपना हिस्सा कम और दूसरों का ज्यादा रखना चाहिए। छिप कर कुछ भी न खाया जाए, जो भी हो मिल बांट कर खाएं। कोई अपने लिए अधिक सुविधा की मांग न करे, परंतु दूसरों को क्या अभाव है इसका ध्यान रखें। प्रेम व्यवहार की वास्तविकता इन छोटी छोटी उदार व्यवहार की बातों से ही परिपुष्ट होती है और परस्पर सुदृढ़ स्नेह सद्भाव को पोषण मिलता है। परिवार के पुरुषों को भी घर के काम में सहयोग देना चाहिए। गृह कार्य पुत्र हो या पुत्री दोनों को ही आना चाहिए। अधिकारों की मांग में पीछे, कर्तव्य पालन में आगे रहने की आदत से अपने को सबका प्यार और सम्मान मिलता है। अपने लिए कम, दूसरों के लिए अधिक का दृष्टिकोण हर प्रकार से सराहनीय है। हारी बीमारी में सेवा शुश्रूषा का पूरा ध्यान रखा जाए। बड़े क्लास वाले छात्र छात्राएं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने में सहायता करें। खेलने घूमने में बड़े छोटों को साथ लेकर चलें। अपने स्वार्थों की तरह परिवार का हर सदस्य दूसरे सदस्यों का ध्यान रखे। एक दूसरे की प्रगति और सुविधा में सहायता करें तो सहयोगी वातावरण में स्वर्गीय तत्वों का सृजन होगा। सभी प्रसन्न रहेंगे और समुन्नत बनेंगे। परिवार को सुख शांति का आगार बनाने का एकमात्र स्वर्णिम सूत्र यही है कि उसमें अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के स्थान पर जीवन साथी के प्रति अपने दायित्वों को तत्परता पूर्वक निभाने की नीति अपनाई जाए। ये नीति एक ही पक्ष द्वारा अपनाती जाती रहे तो भी परिवार बसाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उचित तो यही है कि दोनों पक्ष, पति व पत्नी, इस नीति को उदारता पूर्वक अपनाएं। तब परिवार एक दुखद अनुभव नहीं रह जाएगा, वो परमात्मा का अनुग्रह और समाज को उपहार लगने लगेगा। दोषों की भांति गुण भी हर किसी में होते हैं। अपने परिवार के जिन व्यक्तियों को हम दोष युक्त देखते हैं उनमें भी कुछ गुण तो होंगे ही। यदि उन गुणों पर अधिक ध्यान दिया जाए, बढ़ाया और प्रोत्साहन दिया जाए तो निश्चय ही उनकी मात्रा बढ़ेगी। बहुत चर्चा करने से दोष भी बढ़ते हैं और गुण भी बढ़ते हैं।
दोषों की चर्चा कम करके गुणों को कहा, सुना और समझा जाए तो निश्चय ही ये सुधार का बहुत अच्छा तरीका सिद्ध होगा। दोषों की चर्चा बार बार सुनने से मनुष्य हताश होता है, अपने को तिरस्कृत अनुभव करता है और धीरे धीरे निर्लज्ज एवं ढीठ बनता चला जाता है। एकांत में बहुत आदर और प्रेम पूर्वक वातावरण में दोषों की ओर ध्यान दिलाना, जिन परिस्थितियों में उसे उन भूलों का शिकार बनना पड़ा, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करना और अंततः दोषों को छोड़ने की आवश्यकता एवं उपयोगिता बताना लाभदायक हो सकता है। दोषों को छोड़ने के लिए कोई व्यवहारिक तरीका भी सुझाया जाना चाहिए। इस प्रकार किसी की बुराइयों को घटाने या हटाने में सुविधा होगी, किंतु यदि उसे सबके सामने तिरस्कृत एवं लांछित किया जाएगा तो वो भूल को छोड़ने की अपेक्षा चिढ़कर और उल्टा आचरण करेगा। दबाव से तत्काल किसी को विवश किए जाने पर केवल कुछ समय के लिए ही रोकथाम हो सकती है। दबा हुआ असंतोष एवं प्रतिरोध किसी अन्य रूप में फूटता है तो वो और भी बुरा दिखाई पड़ता है। दोषों को सुधारने के लिए बहुत ही धैर्य और संयम की आवश्यकता है। प्रेम और सेवा, सहानुभूति से लोगों के मन पर अपनी छाप छोड़ने वाले लोगों के अनुरोध पर कठोर मन वाले लोगों का भी हृदय परिवर्तन होते देखा गया है। सहनशीलता, क्षमता और उदारता के आधार पर बुरों को भला बनाया जा सकता है। आतंक, गाली गलौज, मारपीट, दबाव, निंदा, दुराग्रह के आधार पर क्रिया तो रुक सकती है पर मन नहीं बदल सकता, और जिसका मन नहीं बदला वो भला सुधरा कहाँ। भीतर ही भीतर सुलगते रहने वाली चिंगारी कभी विस्फोट के रूप में भी प्रकट हो सकती है। इसलिए सुधार के कार्य में धैर्य रखने, प्रतीक्षा करने और क्रमिक परिवर्तन होने का तरीका ही अच्छा है। हमारी इच्छानुसार दूसरे लोग तुरंत सुधर जाएं, ऐसी अधीरता से लाभ नहीं वरन हानि ही होती है। जो लोग अपने साथ संबद्ध हैं, उनको साथ लेकर चलने के लिए उदारता और सहनशीलता का भारी महत्व है। कितने ही उदार हृदय व्यक्ति अपनी फूहड़, कर्कशा, कुरूप, रोगिणी, मूर्खा, यहाँ तक कि शील रहित पत्नी को भी बड़े आदर पूर्वक जीवन भर निभाते हैं और अपनी ओर से कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी नहीं रहने देते। इसी प्रकार उदार महिलाएं अपने पतियों में अनेक दोष रहते हुए भी उन्हें सहन करती हुई, निभाती हुई जीवन पूरा कर लेती हैं। ये बड़प्पन का चिन्ह है। मनुष्यता का गौरव सहनशीलता में ही है। कई बार बुढ़ापे की कठिनाइयों के कारण माता पिता चिड़चिड़े हो जाते हैं, समझाने बुझाने में अपना अपमान मानते हैं और खिन्न होते हैं। इन परिस्थितियों में सहनशीलता ही सबसे उपयोगी नीति सिद्ध होती है। उनकी बातों को धैर्य और सहानुभूति के साथ सुना जाए और जितना संभव हो उतना आदेश तुरंत मानकर बाकी बात को पीछे के लिए छोड़ दिया जाए तो तात्कालिक झंझट तुरंत शांत हो सकता है। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, उनकी आवश्यकताओं समस्याओं का प्रबंध करना, समय समय पर सम्मान प्रदर्शित करना दो कारणों से आवश्यक है। एक तो ये कि उनके द्वारा हमारी की गई सेवा सहायता का ऋण उतारना है। दूसरे ये कि नई पीढ़ी को दृश्यमान प्रशिक्षण मिलता है कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है। आज का जवान कल बूढ़ा बनने वाला है, तब उसे अपने से छोटों की सहायता की आवश्यकता होगी। वो समय पर उपलब्ध होती रहे, इसके लिए छोटों के सामने वो आदर्श उपस्थित करने चाहिए जिसे देखकर वो ये सीखें कि बड़ों के साथ किस प्रकार बर्ताव एवं शिष्टाचार का निर्वाह करना चाहिए। जो अपने बड़ों की उपेक्षा करते हैं, समय आने पर उन्हें भी उसी प्रकार का तिरस्कार सहना पड़ता है। कई बच्चे बड़े नटखट होते हैं, उनके नए रक्त की चंचलता कुछ न कुछ करने को विवश करती है। अनुभव के अभाव में जो करते हैं वो गड़बड़ जैसा बन जाता है। इन परिस्थितियों में बच्चों पर बरस पड़ना, उन्हें धमकाना, तिरस्कृत करना, अपना माथा ठोकना और खिन्न होना उचित नहीं है। उनकी कुछ बातों को अनदेखा अनसुना किया जा सकता है, कुछ को हंस मुस्कुराकर विनोद के रूप में लिया जा सकता है, कुछ के लिए उन्हें मीठी झिड़की दी जा सकती है और कुछ ऐसा भी सुझाया जा सकता है कि वे किसी उपयोगी खेल या कार्य में अपनी चंचलता को प्रयुक्त कर सकें।
इस प्रकार बच्चों के उद्यम से नाको दम रहने वाली समस्या सहनशीलता के आधार पर बहुत ही हल्की और छोटी प्रतीत होने लग सकती है। शरीर में नए खून की तेजी और मस्तिष्क में अनुभव की कमी होने के कारण अक्सर घर के वयस्क लड़के लड़कियां कुछ न कुछ ऊटपटांग करते ही रहते हैं। उनमें जोश तो होता है पर होश नहीं। 25 वर्ष से कम की आयु गधा पचीसी कही जाती है। इस अवधि में होशियार बच्चों में भी न्यूनाधिक गधापन बना ही रहता है। इस उम्र के बच्चों को काबू रखना भारी चतुरता और दूरदर्शिता का काम है। समझाना, धमकाना, प्यार करना, प्रोत्साहन देना, सहन करना, इन सभी साधनों का समन्वय करके ही नवयुवक और नवयुवतियों का मार्गदर्शन संभव होता है। राजा जिस प्रकार साम दाम दंड भेद की नीति के सहारे प्रजा पर शासन करता है, उसी प्रकार परिवार का संचालन करने के लिए आवश्यक दूरदर्शिता रहनी ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।